नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं चीन तालिबान की यारी भारत पर कितनी भारी। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का स्वागत करने में सबसे ज्यादा तेजी चीन ने दिखाई है। चीन ने अपने किसी राजनयिक को अफगानिस्तान से निकाला और न ही किसी तरह की विरोधी टिप्पणी की। बीते महीने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा था, जहां पर साझा हितों पर चर्चा होने के अलावा तालिबान ने यह आश्वासन दिया था कि उनकी जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होगा। चीन सरकार और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और तालिबान की इस बढ़ती दोस्ती के क्या है मायने, भारत को इससे कितना खतरा है, और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं चीन और अफगानिस्तान की दोस्ती की। तो चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तालिबान की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि यह रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही गुजरता है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उइगर चरमपंथी अड्डे के तौर पर नहीं हो सके, इसके लिए भी चीन अफगानिस्तान की जरूरत है। अफगानिस्तान में प्राकृतिक तेल की खानें हैं और जिसकी खुदाई का अधिकार पहले ही चीनी कंपनी ले चुकी है। चीन की इस संपदा पर नजर है और उसे जल्द ही वैश्विक शक्ति बना सकती है। और इस तरीके से अफगानिस्तान में लिथियम और ऐसे दुर्लभ खनिजों का एक अकूत भंडार है, जो कि बैटरी बनाने के लिए भी जरूरी है। इंटरनेशनल एजेंसी की भी अगर बात करें तो अगले 20 साल में लिथियम के दाम 40 गुना तक बढ़ जाएंगे और चीन की इस पर भी नजर है। वहीं चीन जैसे बड़े एशियाई देश से मान्यता पाना तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता लाने में मदद करेगा, और ये वो वजह है जो चीन और अफगानिस्तान, या दूसरे शब्दों में कहे तालिबान को करीब ला रही है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से चीन, पाकिस्तान से लेकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भी इससे खूब खुश हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में चीनी राजदूत वांग यू और पाकिस्तान स्थित उनके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्य ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर ने भी गुरुवार को कंधार में तालिबान नेतृत्व से मुलाकात की और सुन्नी पश्तून इस्लामवादियों यानी कि तालिबानियों को भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बधाई दी। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि चीन तालिबान की यारी और पाकिस्तान पर कितनी भारी। तो चीन और तालिबान जिस तरीके से पास में आ रहे हैं, जो करीबी यहां पर चीन दिखा रहा है तालिबान से, हालांकि चीन की अपनी एक अलग चाल है। चीन अपना स्वार्थ देख रहा है, आने वाले सालों में जो चीजें होने वाली हैं, किस तरीके से चीन को फायदा पहुंचेगा, चीन कैसे वैश्विक स्तर पर मजबूत हो जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान का जो है वो इस्तेमाल यहां पर कर रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया है। अब जो तालिबानी हैं उनको लेकर जो समर्थन है पूरे देश में कहीं भी नहीं उठ रहे हैं। सभी लोगों ने एक आतंकवाद और एक आतंकी संगठन के रूप में जानते हैं, क्योंकि बंदूक की दम पर उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। आगे की अगर बात करें तो तालिबान ने खुले तौर पर जिहाद को अपना मौलिक इस्लामी कर्तव्य बताया है। ऐसे में तालिबान के उदय और उनकी चीन और पाकिस्तान की करीबी वाकई भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बारे में, और भारत और पाकिस्तान और इन सब के बारे में, जिसके बाद तालिबान के जो करीब आया है ड्रैगन, उसके क्या मायने हो सकते हैं, भारत को इससे कितना खतरा हो सकता है, तो ये हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं। तो इसके साथ ही चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ अनुपम तिवारी जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसा कि हम कई बार इस मसले के ऊपर बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान चीन के बारे में, कि किस तरीके से चीन अपना जो है उल्लू सीधा करता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके से अफगानिस्तान में, और ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीन अगर उनका साथ दे रहा है तो वैश्विक स्तर पर उन्हें मजबूती जो है वो मिलेगी। तो अफगानिस्तान चीन की दोस्ती से भारत को इससे कितना खतरा हो सकता है? भारत को खतरा जो हो सकता है, उसके पहले हमको चीन की भूमिका के बारे में देखना पड़ेगा अंशु। बिल्कुल। चीन की भूमिका ये है कि चीन इस पूरे क्षेत्र में अपने आप को गारंटर ऑफ पीस की तरह से दिखाना चाहता है। वो अमेरिका की खाली की हुई जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को अलग मैसेज दे रहा है और अपने देश को यानी चीन की जनता को अलग मैसेज दे रहा है। वो दो तरफा खेल खेल रहा है। अब चीन अपनी जनता को ये बताना चाह रहा है कि चीन ने, चूंकि चीन की जनता जो है ऐतिहासिक रूप से दूसरे देशों के अंदर दखलंदाजी से बचती रही है। जो चीन का अभी तक का जो पॉलिटिकल माहौल रहा है, उसमें दूसरे देशों के अंदरूनी माहौलों पे दखल देने की अभी तक कोशिश कम से कम करी थी। आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में हम नहीं कह सकते, जैसे भारत के साथ उनकी सीमा के ऊपर विवाद भले ही चल रहा हो, लेकिन भारत के आंतरिक मसलों में वो दखलंदाजी करने से बचते रहे। इसी तरह वो अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने से बचते रहे। हाँ। तो चीन अपने जनता को यही बताना चाह रहा है कि वो तालिबान के या अफगानिस्तान के
अंदरूनी मसलों में दखलंदाजी नहीं दे रहा है, लेकिन जो सिचुएशन आज अफगानिस्तान की बन हुई है, उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चीन अपने आप को गारंटर ऑफ पीस, गारंटर ऑफ सिक्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने हिसाब से पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, चीन का जो इंटरनेशनल मैसेज है वो इससे काफी अलग है। अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं उनको चीन ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिका के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। अमेरिका एक लड़ाई हार करके सेंट्रल एशिया से बाहर जा रहा है और जो अमेरिका जगह खाली कर रहा है उस जगह को भरने के लिए चीन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से चीन अपनी भूमिका को बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता है। अब देखिए चीन के जो फायदे हैं, चीन अपने महत्वाकांक्षी परियोजना BRI, जिसके बारे में आपने अपने उसमें संदेश में बताया था, उसके ऊपर तो काम कर ही रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ चीन इसके साथ भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश या वियतनाम, ताइवान, इन सब देशों को भी एक साथ साधना चाह रहा है। ये चीन का बहुत बड़ा गेम प्लान है। भारत के ऊपर इस तालिबान और चीन की दोस्ती से बड़ा थ्रेट आने वाला है। भारत के लोग भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस चीज को जानती है और इस थ्रेट की वजह से भारत कुछ कदम उठाएगा। और भारत अगर जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठा जाए जो कि लॉन्ग टर्म में भारत को परेशान करे, चीन यही चाहता है, वो भारत को तोड़ना चाहता है, क्योंकि क्षेत्र में भारत से बड़ा कंपटीटर उसके पास अब कोई नहीं है। तो लगभग सारे देशों ने सरेंडर कर दिया उसकी BRI परियोजना पर, सिर्फ भारत ने सरेंडर नहीं किया है। तो भारत को वो कहीं ना कहीं से फंसाने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो तालिबान का इस्तेमाल करेगा, इसके लिए वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों का इस्तेमाल करेगा, इसके लिए ISI को फंडिंग भी करेगा, पाकिस्तान को हथियार भी देगा। यानी हर तरह से तालिबान का सहारा लेकर के भारत को घेरने की कोशिश में चीन की लगातार बनी रहेगी, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो आने वाले 50 सालों तक की रणनीति बना के रखता है और वो ये समझ गया है कि भारत भविष्य में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए भारत पर नकेल कसने की वो लगातार कोशिश करेगा। अब आपका सवाल जो था कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए अंशुल कि भारत को पहली बात तो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार कर रही है। जल्दबाजी में ना कोई वक्तव्य दिया जा रहा है, जल्दबाजी में ना कोई कदम उठाया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखा जा रहा है। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी थी अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा की, वो हमने शुरू कर दिया है। वहां पे इवैक्यूएशन प्लान भारत की सेनाएं लगातार कर रही हैं। कूटनीतिक स्तर पर हमारे विदेश मंत्री लगातार कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से संपर्क में है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते भारत लगातार अफगानिस्तान मुद्दे को वहां पर उठा भी रहा है और उस पर बहस करवाने की कोशिश भी कर रहा है। हम याद रखते हैं कि 1-2 महीने के बाद यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल काउंसिल की मीटिंग है वहां पे होने वाली है और शायद मुझे लगता है कि भारत उस समय तक इंतजार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN के अंदर जाकर के भारत के प्रधानमंत्री इस चीज को जरूर बोलेंगे और ताकि चीन का कच्चा चिट्ठा है, चीन से लेकर के जो भारत के खतरे हैं वो दुनिया के सामने उजागर कर सके। तो हमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखना चाहिए, भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और भारत मुझे लग रहा है कि बहुत सही तरीके से चीजों को देख भी रहा है और इनको हैंडल भी कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही अनुपम तिवारी जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से चीन जो है वो तालिबान के करीब आता जा रहा है, तो चीन की चाल क्या रही है भारत के लिए, इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब इस बार सवाल मेरा आपसे यह है कि जो चीन की चाल है वो तालिबानियों की तरफ किस तरीके से देखी जाए। ये भी हमको आप डिस्कस कर चुके हैं कि चीन क्या करेगा। तालिबान, चीन सबसे पहले तालिबान को कहेगा मेरी सारा खजाना आपके लिए है, मैं आपको सब कुछ करूंगा, या भारत को भूल जाइए, उसके सारे प्रोजेक्ट भूल जाइए, और उनको तोड़वाने की कोशिश करेगा पूरा का पूरा। और जितने जो फैक्शंस हैं तालिबान के अंदर, 3-4 फैक्शंस हैं विच आर फॉर इंडिया एंड अगेंस्ट इंडिया। तो जितने अगेंस्ट इंडिया है, जिन्होंने हमारे लोगों को 150 लोगों को अगवा कर लिया है, उनके साथ मिलके वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा, हमारी सत्ता मिटाने की कोशिश करेगा। पर जो हमारे जो नीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम पहले तो अपने लोगों को सेफली निकालें। और हमें पता है कि चीन जब सारा पैसा लगाएगा तो चीन ये सोच के लगा रहा है कि जैसे उसने बाकी कंट्रीज को अंडर डेट कर लिया है, उधार चढ़ा लिया है, ये तालिबान पे भी करेगा। वो बिल्कुल धोखा खा रहा है। तालिबान उसको घुटने के बल काम कराएगा, जिस तरीके से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को करवाया था शुरू में, सब अंग्रेज घुटने टेक के काम करते थे, वैसे चीन करेगा। क्योंकि चीन को पता है अगर उसे गेम नहीं खेला तो वो उगियार की चाबी खोल देगा उधर से और उगियार को उकसा देगा। सारे जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं इस समय तालिबान के साथ सहानुभूति रखते हैं
और हमें ये पता करना है OIC के और शंघाई कॉर्पोरेशन के जो लोग इस्लामिक नेशन है, सऊदी अरेबिया, UAE मिला के, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारा उन लोगों के साथ तालमेल होना चाहिए। अगर वो तालिबान के खिलाफ है, अगर वो तालिबान के साथ है, तो सारी दुनिया की ताकत लग जाए और रशिया और चाइना का इनके पास सपोर्ट है, कोई नहीं इनको हिला सकता। इवन भगवान भी आ जाए तो उनको नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए हमको ये पहले पता करना है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय ये है, एक तो अपने लोगों को बाहर निकालना, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम जितने हैं उसमें भारत को मदद करनी पड़ेगी। रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सहूलियत दिलवानी पड़ेगी कि आप अपना कार्यक्रम शुरू करें, ताकि भारत की ये छवि बनी रहे कि हम इंसानियत की तो परवाह करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, अफगानिस्तान में 2 फैक्शन है, एक इंडिया के फॉर है, एक इंडिया की अगेंस्ट है। हमें पता होना चाहिए। इस समय पंछी, मुखर और बख, ये जितने इलाके हैं, ये चाहे तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर अमेरिका हमें मदद इस गेम में घुस रहा है नेटो कंट्रीज के साथ, तो किस तरीके से बलोच फाइटर्स को इनके साथ मिला के रीआर्म करवा के किस तरीके से अभियान स्टार्ट कर सकते हैं, ये करेंगे। चाहे भारत इसमें भाग ले या ना ले, ये हमारी पॉलिसी डिपेंड करेगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। मैं और आप अगर बीच में हो तो शायद कुछ और करेंगे, फॉरेन पॉलिसी कुछ और करेगी। पर ये हमें देखना होगा कि भारत इस समय क्या करता है, क्योंकि हमें कई चूकें कर दी हैं, कई मिस्टेक कर दी हैं, और यही नहीं करी हमने, बहुत जगह पे फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हुई है। तो हमारे को एक किस्म से अब अपने को ये प्रेजेंट रेजीम को इसको भी पॉलिश अप करना पड़ेगा, और ये जो हमारी पॉलिसीज हैं पुरानी की पुरानी, इनको अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया की और इस एरिया की टोटल पॉलिसी चेंज हो रही है। एशिया पैसिफिक जो बन रहा था उसमें अब बड़ा दखल आएगा, बड़ा अपहीवल आएगा इन फोर्सेस को लेके, क्योंकि नेटो जो है अब एंटी टेररिस्ट फोर्स बन रही है। मजाक तो ये होता था, पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी थी, फिर एंटी टेररिस्ट ट्रीटी बनी, कहीं टूरिज्म ट्रीटी ना बन जाए। इसलिए नेटो को अपना काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट करें, जिसकी वो बड़ी देर से याचना कर रहे हैं, बड़ी देर से वो नगाड़े बजा रहे थे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए इन संस्थाओं को अब एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर ये मिलिट्री एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो अगले 20 साल ये पूरा का पूरा एरिया मिलिटराइज हो जाएगा, और आपकी पूरी की पूरी जो नीतियां हैं बदलनी पड़ जाएगी। भारत को इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। चीन तगड़ा हो रहा है, चीन अगर तालिबान के साथ तालमेल करता है तो फिर उसके CPC पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्रॉस अफगानिस्तान इनटू CR रिपब्लिक OBR उसका बनेगा, और अगर OBR का मामला ठंडा रहा, तालिबान ने कोऑपरेट किया, तो चीन को बड़ा फायदा होगा। भारत को अब ये भी देखना है हम उस प्रॉब्लम को कैसे उठा सकते हैं। चाइना को प्रेशर में हमें डालना पड़ेगा, किस तरीके से डालें, तिब्बत को रिकॉग्नाइज करें, उसकी एम्बेसी खोल दें, ताइवान को रिकॉग्नाइज करें, उसकी एम्बेसी खोल दें। हमें चाइना को डबल प्रेशर पर डालना पड़ेगा। ये नहीं कि चाइना अगर लेफ्ट में लड़ रहा है तो हम लेफ्ट में जवाब दें, राइट में लड़ रहा है तो राइट में जवाब दें। हमारी फॉरेन पॉलिसी और एग्रेसिव पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो बॉक्सर की होती है, आपको पता नहीं कि वो कौन सी चाल चलने वाला अगला। ये हमें करना पड़ेगा, तब हमारी बात बनेगी। नहीं तो इस समय जो है परिस्थिति कमजोर पड़ रही है, हमारे को अपने लोगों को निकालने की बात आ रही है। और दूसरी बात है कि अब हमें अमेरिका और रशिया के साथ संगठन बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट बातचीत करनी पड़ेगी कि आप क्या कहते हैं, आप किधर खड़े हैं। नेटो तो ठीक है, आना चाहता है, अमेरिका ने गलती कर दी है, उसको 3 रातों में ही अपनी गलती पता चल गई है, तो अब वो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर वो वापस आने की कोशिश भी कर रहा है। तो अमेरिका की बड़ी स्थिति गंभीर है इस समय। नेटो जो है अमेरिका से बहुत नाराज है। नेटो के जनरल का बयान पढ़िए तो उसने बिल्कुल कह दिया है प्रेसिडेंट बाइडेन को भेजेगा नहीं पता कि क्या कर रहा है वो, एग्जैक्टली वो इसी शब्दों में बोला है। तो इस समय हमारे को ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई है इस एरिया में, इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भारत को काम नहीं करना, इस समय हमें इत्मीनान से काम करना है। अगर जल्दबाजी करी तो हमको पता नहीं चलेगा क्या होगा, क्योंकि हमारी सोच इस डायरेक्शन में कभी गई नहीं है।
अब हमें अपनी सोच इस डायरेक्शन में लानी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने भी यहाँ पर कही। अनुपम तिवारी जी, जिस तरीके से हमने बात की अभी कि किस तरीके से भारत को काम करना चाहिए और क्या हालात हो सकते हैं, तो जो हालात कई बार हम डिस्कस इस पर कर चुके हैं कि अब हालात जो है वो काफी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बदलते हालातों में भारत की भूमिका क्या होगी, भारत को क्या करना चाहिए, ये तो आपने बता दिया, लेकिन किस तरीके से भूमिका रहेगी भारत की? भारत की भूमिका बहुत स्पष्ट है। भारत की भूमिका, भारत को अपनी सारी तैयारियां स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी। पहले जो जरूरत है वहां पे सुरक्षित अपने नागरिकों को निकालना, वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद कूटनीतिक चालें चलनी पड़ेंगी। अब कूटनीतिक चालों कैसी चली जाती है, हमें दो तरह के ऑडियंस को बताना है। हमें हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों को चुप कराना है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मैसेज देना है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश में ज्यादातर लोग देशभक्त हैं और वो भारत सरकार के साथ रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की किसी भी कार्रवाई पर कोई क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो भारत आंतरिक रूप से, भारत को कोई दिक्कत नहीं, भारत सरकार को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब समस्या आती है कि बाहर भारत क्या कर सकता है। तो बाहर भारत सबसे पहले तालिबान को वीक करने के लिए जो भी इंटरनेशनल अलायंस बन रहे हैं उसके साथ भारत को दिखना पड़ेगा। तालिबान की अंदरूनी जो राजनीतियां हैं, अफगानिस्तान की जो अंदरूनी राजनीतियां हैं, गैर पश्तूनों की, हाजराओं की, उज्बेकों की और ताजिकों की, उनकी जो राजनीति है, उनको छोटे छोटे जो फैक्शंस है, छोटे छोटे कबीले हैं जो कि तालिबान से लड़ सकते हैं, तालिबान को हराने की क्षमता रखते हैं, उनको ताकत कैसे पहुंचाई जाए, इसके ऊपर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, पश्तूनों की जो बहुत बड़ी जमात है वो तालिबान में शामिल है और पश्तून पूरे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। पश्तून वहां पर बहुत सारे कबीलों में से एक कबीला है। तो बाकी कबीलों को जो कि आज डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं या उनको कोई विश्व सहायता नहीं दे रहा है, उनकी हमें मदद करनी पड़ेगी और ये ह्यूमैनिटेरियन मदद होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि सीधे जाकर के भारत अपनी सेनाओं को वहां पर झोंक दे, ये महत्वपूर्ण काम होगा, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड, तो जिसके बारे में विंग कमांडर साहब ने बोला था कि भारत रेड क्रॉस की सहायता से, भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से इन सब कामों में बहुत तेजी ला सकता है। और क्योंकि भारत का एक्सपर्टाइज भी रहा है, भारत के अफगानिस्तान के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं, तो भारत को इन सब कामों में गति देनी पड़ेगी और कूटनीतिक रूप से चाइना को अलग थलग करना पड़ेगा। अब चाइना को अलग थलग करने के लिए एक तो तरीका है तिब्बत वाला, जैसा कि विंग कमांडर साहब ने बताया था। एक और तरीका है अंशुल, उसके ऊपर भारत की सरकार को और भारतीय कूटनीति को विचार करना पड़ेगा। देखिए, ताइवान से चाइना के रिलेशन बहुत ही खराब है और ताइवान इस समय, अगर आप ताइवान के समाचार पत्रों को पिछले 1-2 दिन में देखें, वो तालिबान की जंग से, जो तालिबान ने जो अफगानिस्तान में विजय हासिल करी है, उस विजय से मोटिवेट महसूस कर रहे हैं ताइवान के लोग। यानी ताइवान के लोगों को लग रहा है कि जब एक देश के कुछ लोग, भले ही वो तालिबान ही क्यों ना हो, भले ही आतंकवादी क्यों ना हो, जब वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को, खाली सुपर पावर को वहां से जंग छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो ताइवान के जो सैनिक है, जो ताइवान जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो भी इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकती है। तो एक तरह से उन्होंने मोटिवेशन लिया ताइवान की जीत से और भारत जैसे देशों को अब ताइवान के इस मोटिवेशन को और प्रमोट करना पड़ेगा। और जब हम प्रमोट करते हैं, जब हम तिब्बत को प्रमोट करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं चाइना को परेशान करते हैं। तो चाइना को परेशान करने की नीति पे काम करना पड़ेगा। बेशक चाइना हमसे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, चाइना हर वो चाल चल रहा है जिससे उसकी आर्थिक छवि बढ़ती रहे। चाइना अफगानिस्तान के सारे संसाधनों पे कब्जा कर लेने की नियत से ही ये सारे काम कर रहा है, जहां जो हम अभी स्टेक होल्डर भी नहीं है। तो भारत को उन सारी चीजों पे पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। जो कॉपर की खाने हैं, जो लिथियम की खाने अफगानिस्तान में, उनको तालिबान चाइना को सौंप देगा, ये कोई छुपी हुई राज अब नहीं रह गई है। सब जानते हैं कि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो रेयर अर्थ मटेरियल्स को कब्जा करने के लिए ही ताइवान में, अफगानिस्तान में है। तो भारत जैसे देशों को इस पे रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, कूटनीतिक कोशिश करनी चाहिए और भारत, मुझे लगता है, करेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप जब तक गेम का हिस्सा नहीं रहेंगे, जब तक आप वहां पे दिखेंगे नहीं, तब तक आपकी कोई वजूद नहीं रहेगा। तो भारत को अफगानिस्तान में अपना वजूद दिखाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन एड देनी पड़ेगी। भारत को तालिबान के कब्जे से जो भी गुट जो है लड़ सके, उस गुट का समर्थन देना पड़ेगा। पाकिस्तान और आईएसआई का जो नेक्सस तालिबान को बैकअप कर रहा है, उस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए एक के बाद एक सतत प्रक्रियाएं चलनी पड़ेंगी। स्टेप बाय स्टेप भारत को काम करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और किस तरीके से भूमिका भारत की है वो भी आपने बताया। विंग कमांडर सर, जिस तरीके से चीन और तालिबान के गठजोड़ की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, चलिए क्या खास वजह रहेगी, किस तरीके से तालिबान जो है वो हुकूमत करेगा और चीन क्यों दिलचस्पी ले रहा है, इस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे चीन और तालिबान के गठजोड़ की बात की जाए तो उसकी खास वजह कौन सी है? देखिए, चीन और तालिबान की गठजोड़ जो मैंने आपको पहले बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन उस एरिया को जाकर कंट्रोल करना चाहता है जहां तालिबान का कंट्रोल हो गया है। अगर अफगानिस्तान का कंट्रोल होता तो चीन के लिए आसान हो जाती बात। पर क्वेश्चन ये है, अब है तालिबान का कंट्रोल। तालिबान के कंट्रोल के साथ में तभी वो पाकिस्तान अंदर आया है। पाकिस्तान और तालिबान मिलके अब चीन को और भी मदद करेंगे ताकि वो एरिया और उनका OBR का अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में उनका एक्सटेंशन हो। वन वाटर बॉर्डर, वन रोड और जितना भी सारा रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है सारे के सारे हो। एक तो वो है रेयर अर्थ एंड मिनरल्स, जो जैसे आपका नैरेटिव बोल रहा था, जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ भी बोल रहे थे अनुपम साहब, और जैसे पहले भी बोल चुके हैं उनके पास में ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो उनको चाइना को बहुत जरूरत है। चाइना उन खनिज पदार्थ को पेंगोंग झील में भी के एरिया में भी है, वहां पे भी वो बड़ा इंटरेस्टेड है। अक्साई चीन में है, वहां पे बड़ा इंटरेस्टेड है। चाइना ऐसे थोड़ी ही अपनी आंखें गड़ा के बैठा हुआ है इन जगहों पे। चाइना 50, 70, 80 साल की सोचता है और इस सोच में उसने सब कुछ सोचा हुआ है। अब चाइना को ये जो है बड़ी आसानी से चीज मिलेगी अगर तालिबान उसको मदद करेगा। तो हमको ये देखना है, हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि तरीके से किया जाए, इस तरीके से चाइना पे प्रेशर डाला जाए, चाहे उसके इंटरनल मैटर और UPR के थ्रू डाला जाए, बाकी या किसी और इस्लामिक नेशन के थ्रू डाला जाए, क्योंकि इस समय टर्की भी वेट कर रहा है। टर्की और पाकिस्तान और चाइना ये सब वेट कर रहे हैं। अब इनमें कितना तालमेल रहता है ये भी देखना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बताया था, पंजशीर और बख्त इलाके के जो लोग हैं उनका तालमेल हमें बलूचिस्तान और जो फैक्शन है तालिबान के ट्राइबल फैक्शन है जो कि मेन ट्राइबल तालिबान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, उनका गठजोड़ बनाने में चाहे फाइनेंसेस देनी पड़े, चाहे हमारी रॉ एजेंसी एक्ट करे, चाहे जो हमारे जो एक्सटर्नल एजेंसी लॉ करती है, अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें उनको पूरा गिरफ्त होना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमने ये कार्यक्रम ना करे और हमने कहा हम तटस्थ हैं और न्यूट्रल हैं और ये और वो है, तो वो ही बन के रह जाएंगे। इसलिए हमको अपना इंटरेस्ट अगर देखना है तो हमको चाइना को अभी डिफेंसिव पे लाना पड़ेगा विज़-अ-वी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। चलिए, जिस तरीके से हम चर्चा को आगे यहाँ पर बढ़ा रहे थे, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। एक अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे अनुपम तिवारी जी। जैसा कि सभी तौर पर हमने बात कर ली है हर एंगल से, लेकिन एक बात और निकलकर इसमें सामने आई थी जिसमें चीन की जो कंपनियों के अधिकार यहाँ पर ले लिए गए हैं। बहुमूल्य खनिजों का खजाना भी है अफगानिस्तान, चाहे लिथियम ले लीजिए या कुछ भी इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, वो बहुमूल्य खजाना वहां पर है, जिसको देखते हुए भी आगे की अगर 40 वर्ष आगे की एक भी अगर बात तो सोची जाए तो चीन की नजर भी उस पर आ गई है। अब तो चीनी कंपनियों ने इसके अधिकार भी यहाँ पर ले लिए हैं। तो क्या वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, क्या इसके लिए भी वो तालिबान का उपयोग कर रहा है या अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग कर रहा है? अंशुल, चीन कोशिश नहीं कर रहा है। चीन ऑलरेडी पूरे दुनिया के रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर मोनोपोली बना के बैठ गया है। पूरा विश्व सोता रहा और तब तक चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है। दुनिया के कई सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर चीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इन खनिजों को निकाल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर एक आकलन के अनुसार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रेयर अर्थ मटेरियल जमीन में गले हुए हैं, छुपे हुए हैं। लिथियम हो या और भी कॉपर्स हो या जो बहुत ही कम मिलने वाली धातुएं हैं वो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। और एक चीज हम ना भूलें कि चीन जो कि मोनोपोली इस पे बनाना चाह रहा है और 2019 में अमेरिका तक को वो इस बात के ऊपर बता चुका है कि अगर जिस दिन चाहेगा इन मटेरियल्स की सप्लाई अमेरिका को बंद कर देगा और अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। यानी चीन बहुत ही नफातुला गेम खेल रहा है। चीन कई सालों से इसकी तैयारी कर रहा है और इस मोनोपोली को चीन जाने नहीं देना चाहता है। अफगानिस्तान में उसको अवसर दिखा है, अफगानिस्तान में कब्जा कर लेना चाहता है, कुछ भी करके कब्जा कर लेना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको बहुत सारे स्टेट दांव पर लगाने पड़ जाए। वो पीछे नहीं हटेगा, वो पूरी कोशिश करेगा। और एक चीज की हम जरूर चर्चा करें अंशुल, अफगानिस्तान दुनिया का नशे का सबसे बड़ा कारोबार करता है। ड्रग्स की सबसे बड़ी खेती अफगानिस्तान
में होती है। और आप देखिएगा चीन जो कि एक समय इसी अफीम की वजह से गुलाम बना था, इस अफीम के कारोबार में भी चीन घुसने की कोशिश कर रहा है और तालिबान के थ्रू वो दुनिया में अफीम का भी बादशाह बनना चाहता है। तो इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा और चीन लगातार इन पर काम कर रहा है। दुनिया को चीन को रोकना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद इसका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का स्वागत करने में सबसे ज्यादा तेजी जो है वो चीन ने दिखाई है। चीन ने न सिर्फ अपने राजनयिक को अफगानिस्तान से निकाला है, ना कि कोई भी विरोधी टिप्पणी वहां पर की है। और अगर बीते महीने की अगर बात करें तो अफगानिस्तान ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा था। तो साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि जहां पर तालिबान और अफगान की जो लड़ाई है उसको लेकर सभी देश अपने अपने ओपिनियन यहां पर रख रहे थे, चीन एक बड़ा गेम खेल गया। चीन ने वहां पर अपने आपको स्थापित भी करने की कोशिश कर ली है, इसके साथ ही वहां पर जितनी भी खनिज संपदा है उसको भी लेने की यहाँ पर कोशिश कर ली है। और अब जो है वैश्विक स्तर पर वो एक रोड मैप बनाकर बैठा हुआ है जिस पर वो काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।